यूकैरियोट्स की कंपैरेटिवली। तो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स ये हम लोग देख रहे थे। इसके बारे में मैंने सब कुछ आपको बताया था कि यूकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन, प्रोकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन एक दूसरे से भिन्न कैसे हो जाता है। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज काम करता है, जिसको सिंपली हम लोग आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। जबकि यूकैरियोट्स में आप देखोगे कि आरएनए पॉलीमरेज के कई सारे रूप होते हैं। एक आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, एक सेकेंड है, एक आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है, और ये अलग अलग जगहों पे सेल के अंदर न्यूक्लियस में अलग अलग रीजन पे देखने को मिलेंगे। कोई न्यूक्लियोलस में है, ये मैंने आपको दिखाया भी है, आपको पता भी है। ट्रांसक्रिप्शन की जब शुरुआत होती है, अब पॉलीमरेज के बारे में आपको पूरा डिटेल पता है। पॉलीमरेज क्या है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लोकेशन क्या है, वो किस तरीके के एमआरएनए, किस तरीके के आरएनए का फॉर्मेशन करता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए या एसएनआरएनए या एसएनआरएनए, एमआईआरएनए, किस तरीके के आरएनए का वो फॉर्मेशन करता है, वो चीज आपको पता है। हम लोग बेसिकली यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की जो शुरुआत होती है, इनिशिएशन, वो देखते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है, बेसिकली 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप जो होता है वो होता है इनिशिएशन। पहला स्टेप क्या होता है? इनिशिएशन। इनिशिएशन। फिर दूसरा स्टेप होता है इलांगेशन, और तीसरा स्टेप क्या होता है? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, ठीक है। तीसरा स्टेप हो जाता है आपका टर्मिनेशन। यहां पे हम लोग सबसे पहले इनिशिएशन के बारे में बात करेंगे। यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन कैसे होता है। देखो, पहले भी मैंने बताया है, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं। आप यहां पे देखो, इनिशिएशन के लिए आप देखोगे कि सबसे पहले यहां पे ये डीएनए है। ये डीएनए है, आप सपोज करो ये क्या है, ये डीएनए है, ये यूकैरियोट का डीएनए है, ठीक। हम यहां पे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में जब बात करेंगे तो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड मेडिएटेड ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करने चल रहे हैं। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड मेडिएटेड ट्रांसक्रिप्शन, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड मेडिएटेड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। अब आप यहां पे ये डीएनए है, इस डीएनए में आप यहां पे देखोगे कि एक तरफ आपका 5 प्राइम ये है, एक तरफ यहां पे क्या है, 3 प्राइम, फिर यहां पे ये 3 प्राइम है, और यहां पे क्या है, 5 प्राइम, ठीक है। देखो यहां पे टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है एज ए प्रमोटर। टाटा बॉक्स है ये, ठीक है, टाटा बॉक्स है। टाटा बॉक्स के बाद यहां पे पाज बटन होता है, पीबी, पाज बटन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाज बटन, PAUSE, पाज बटन। ये पाज बटन है, ये है आपका टाटा बॉक्स। और यहां पे ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, ये +1 रीजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से लगभग -25 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम पे ये आपका टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है, ठीक। अब देखिए, यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए कुछ आप देखोगे कि प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, जिसको सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो आप देखना, यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन करवाने के लिए कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, जिनको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बोलते हैं। देखो, इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? TF से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? TF से। क्योंकि ये जो ट्रांसक्रिप्शन हम पढ़ रहे हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के द्वारा मेडिएटेड है। ये आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के द्वारा होने वाला ट्रांसक्रिप्शन है।
तो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहां पे इन्वॉल्व होगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड, क्योंकि यहां पे पॉलीमरेज कौन सा है? सेकेंड। चूंकि यहां पे आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी यहां पे क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये दो तरीके के हैं। एक आपका जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है ये दो तरीके के हैं। एक आपका जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं क्या? बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और बेसल ट्रांसक्रिप्शन, बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है। और दूसरा क्या है? रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। दूसरा क्या है? रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ओके, ये दो तरीके के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की हम लोग बात करते हैं। देखो, रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करता है? ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को या तो इनहांस करता है या तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को क्या करता है? ये रिड्यूस करता है। तो आप समझना, ये दो कंडीशन यहां पे देख सकते हो। ये आइदर इट इज इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, रेगुलेटरी है ना, रेगुलेशन करेगा, इंक्रीज करेगा, या क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन की रेट को क्या कर सकता है? ये डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे जो हमारे पास जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है या बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये कौन कौन से हैं? देखिए, बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आपके जो हैं, ये यहां पे आप इसको लिखते हो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड, सबको सेकेंड ही लिखा जाएगा, सेकेंड डी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एफ, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ई, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच। ठीक है। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, कभी कभी ध्यान ये आपको रखना होगा, आपके लिए जानकारी के लिए भी जरूरी है ये बात ध्यान रखना। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, सभी बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ अपने आप में इस वजह से यूनिक है कि इसके साथ आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम वो आता है। तो आप ये कहेंगे कि कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के साथ एसोसिएटेड रहता है? देखो, ये सब आरएनए पॉलीमरेज के साथ एसोसिएट अभी नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज के साथ एसोसिएटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आपका कौन सा है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ, इट इज एसोसिएटेड विद द आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। RNA polymerase second is enzyme that are going to transcribe the DNA strand which have a gene for mRNA. DNA के उस स्टैंड को ट्रांसक्राइब करने जा रहा है जिसके पास mRNA का क्या है? जीन है। ओके, तो RNA polymerase second जो है, it is the component, या you can say transcription factor second F is associated with RNA polymerase second. किसके साथ एसोसिएटेड रहता है बेटा? आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के साथ एसोसिएट रहता है। तो सपोज कर लो ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है। ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम है। एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन में दो एंड होते हैं। एक एंड, जैसे कोई प्रोटीन आप देखते हो तो इस प्रोटीन में एक तरफ अमीनो टर्मिनल होता है और एक तरफ क्या होता है? कार्बोक्सिलिक टर्मिनल होता है। एक तरफ अमीनो ग्रुप होता है, एक तरफ क्या होता है? कार्बोक्सिलिक। तो जिधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है इसको बोलते हैं सीटीडी डोमेन। सीटीडी माने कार्बोक्सिलिक टर्मिनल डोमेन, मतलब इस तरफ क्या प्रेजेंट है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो प्रोटीन में इस डोमेन को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक टर्मिनल
टर्मिनल डोमेन, दिख रहा है ना, छोटा तो नहीं लग रहा है, दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक टर्मिनल डोमेन, ये अमीनो टर्मिनल डोमेन है। ये क्या है बेटा, ये अमीनो टर्मिनल, टर्मिनल ना कहो, ये टर्मिनल नहीं, इनिशिएटर है, इनिशिएटर इनिशियल रीजन है, अमीनो इनिशियल रीजन, अमीनो इनिशियल रीजन है, या इनिशियल अमीनो रीजन कह सकते हैं, और एक कार्बोक्सिलिक टर्मिनल डोमेन है। तो इसका मतलब है कि अगर ये आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, तो इधर एक तरफ अगर इसका हम अमीनो ग्रुप मान लें, ये NH3, तो एक तरफ क्या होगा, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा COOH, यही डोमेन क्या कहलाएगा, CTD डोमेन। क्या कहलाएगा ये, CTD डोमेन, माने कार्बोक्सिलिक टर्मिनल डोमेन। इसलिए बता रहा हूं ना कि अभी इसमें जो है बहुत सारे इसके फंक्शंस आपको पढ़ने हैं। CTD डोमेन पे बहुत सारी घटनाएं घटती हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के ऊपर, तब वो जाकर के कई सारे फंक्शन करता है। ओके, अब यहां पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी, ये सब आपके क्या है, बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं। ठीक है, अब आप यहां पे देखो, ये आपका टाटा बॉक्स है, डीएनए का प्रमोटर रीजन है। डीएनए का ये क्या है, ये डीएनए पे एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो यहां पे प्रमोटर के तौर पे माने जा रहे हैं, या प्रमोटर है ये। जब आप प्रोकैरियोट में देखते हो तो प्रिब्नो बॉक्स आपको देखने को मिलता है, और यूकैरियोट में आपको क्या देखने को मिलता है, टाटा बॉक्स, ठीक है, या हॉगनेस बॉक्स। चलिए, यहां पे ये पास बटन होता है, अभी पास बटन का भी फंक्शन आप आगे देखिएगा क्या होता है। अब यहां पे ये टाटा रीजन है या टाटा प्रमोटर रीजन है। अब आप देखो यहां पे सबसे पहले कौन सी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आकर के बाइंड करता है। यहां पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इतने टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, सबसे पहले कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आकर के बाइंड करेगा, इसके बारे में इतनी बातें आपने लिख ली, नोट हुआ, समझ में आया, हो गया। अब चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। ये डीएनए है, सबसे पहला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन आएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी। कौन आएगा बेटा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी। सबसे पहला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो आएगा यहां पे वो होगा आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी। ध्यान रखना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी, ये आपका सबसे पहला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो आएगा ट्रांसक्रिप्शन करवाने के लिए, और वो टाटा डी। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी के बारे में ध्यान रखना। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है, एक प्रोटीन ही तो है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये क्या है, एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी भी क्या है, मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो बना हुआ है दो कंपोनेंट से। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी ये बना हुआ है दो कंपोनेंट से, एक का नाम है TBP, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, और एक क्या है TAFES। TAFES क्या है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर। इसको पूरा नाम क्या है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर, ये है। अब यहां पे देखना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी में एक टीबीपी होता है, और लगभग कितने बेटा, 12 ट्रांसक्रिप्शन, 12 टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, 12। ठीक है, अब आप इसमें से ध्यान रखिएगा टीबीपी के बारे में। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी में टीबीपी, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, वो कंपोनेंट होता है जो सबसे पहले डीएनए पे जाकर के क्या करता है, बाइंड करता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, आप यहां पे ध्यान रखना, डीएनए जब आप पढ़ते हो डीएनए, तो डीएनए में आप प्रायः देखते हो कि जब भी ट्रांसक्रिप्शन होता है तो जाकर के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स डीएनए पे बाइंड करते हैं। ठीक है, या आप इस तरह से कह सकते हो कि अगर कोई प्रोटीन डीएनए पे बाइंड करती है, ठीक है ना, उसकी क्या कंडीशन होती है, और टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जब बाइंड करती है डीएनए पे तो उसकी क्या कंडीशन होती है। सुनिए, डीएनए है, डीएनए पे दो तरीके के ग्रुप्स बनते हैं, आपको पता है। एक मेजर ग्रुप्स बनता है, क्या बनता है, एक मेजर ग्रुप्स बनता है, और एक बनता है क्या है, माइनर ग्रुप्स। क्या बनता है, माइनर ग्रुप्स बनता है। डीएनए पे एक मेजर ग्रुप्स बनते हैं और एक माइनर ग्रुप्स। अब जब डीएनए का आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक मेजर ग्रुप जो बहुत अंदर तक चला जाता है, और एक माइनर ग्रुप, जैसे इस तरह से डीएनए आप जब स्ट्रक्चर अपने बनाता है, ये इस तरह से, तो ये मेजर ग्रुप है, ये क्या है, मेजर ग्रुप है, और ये क्या है, माइनर ग्रुप है, ये माइनर ग्रुप है, ये माइनर ग्रुप है, और ये क्या है, मेजर ग्रुप है डीएनए का। अब आप मेरी बात सुनो, मैं क्या बताने वाला हूं, डीएनए में दोनों ग्रुप समझ में आया,
मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप। अब आप यहां पे देखना, प्राय आप ये देखते हो कि ज्यादातर कंडीशन में जब कोई प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड करती है तो उस, अब सपोज करिएगा जैसे कोई प्रोटीन है, जो मोर कॉमन कंडीशन है, कॉमनली आप देखोगे कि कोई प्रोटीन है, ये कोई प्रोटीन है, सपोज करो ये कोई प्रोटीन है, ठीक है, ये कोई प्रोटीन है, आप मान लो ये कोई प्रोटीन है, यहां पे इसका अमीनो टर्मिनल है और ये क्या है, कार्बोक्सिल, ये कोई प्रोटीन है। अब बेटा ये प्रोटीन डीएनए से बाइंड करने के लिए जाना चाहती है, डीएनए के साथ बाइंड करना चाहती है, ओके, ये डीएनए के साथ बाइंड करना चाहती है। तो कॉमनली आप देखोगे कि कोई प्रोटीन अगर डीएनए के साथ बाइंड करती है तो वो उसके किस ग्रुप पे बाइंड करती है, मेजर ग्रुप पे बाइंड करती है। कॉमनली कोई प्रोटीन डीएनए से अगर वो बाइंड करेगी तो उसके किस ग्रुप से बाइंड करती है, मेजर ग्रुप से। और प्रोटीन का कौन सा पार्ट है जो डीएनए से बाइंड करता है, वो बाइंड करता है अल्फा हेलिसेस। कौन सा बाइंड करता है, अल्फा हेलिसेस वाला पार्ट उसका जाकर के वो क्या करता है, डीएनए से बाइंड करता है। ये ज्यादातर कंडीशन में यही होता है। आप देखते हो प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसमें दो तरीके का स्ट्रक्चर प्रोटीन अटेन करती है, एक प्राइमरी, एक अल्फा हेलिक्स है और दूसरा क्या है, बीटा प्लीटेड शीट। समझे कि नहीं? उसके बाद और बहुत सारे उसमें कन्फॉर्मेशंस होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, केवल अभी आपको जो कॉमन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट। तो आप यहां पे देखोगे कि ये जो प्रोटीन्स है, कॉमनली आप देखोगे ज्यादातर कोई प्रोटीन्स अगर डीएनए पे बाइंड करना चाहती हैं तो डीएनए के किस ग्रुप पे बाइंड करती हैं, वो मेजर ग्रुप पे। किस पे बाइंड करती है, मेजर ग्रुप पे बाइंड करती हैं, ठीक है ना। अब देखो आगे इसमें क्या ध्यान रखना है, यहां पे बात करना है हमको किसके बारे में, बात करना है हमको टीबीपी के बारे में। किसके बारे में बात करना है, टीबीपी। टीबीपी क्या है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है तो ये भी प्रोटीन। टीबीपी क्या है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है ना। समझो ध्यान से देखो, यहां पे टीबीपी जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी का एक कंपोनेंट है, ये टाटा बॉक्स पे आकर के बाइंड करेगा। टाटा बॉक्स क्या है, डीएनए का ही एक सीक्वेंस है, प्रमोटर है, डीएनए पे एक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का। अब आप देखो तो सपोज करो मेरा डीएनए अभी इस तरह से, ये डीएनए अभी क्या है, इस तरीके से है, और यहां पे ये आपका क्या प्रेजेंट है, टाटा बॉक्स, TA टाटा बॉक्स डीएनए में प्रेजेंट है, ओके, ये बस समझो। अब यहां पे ये टीबीपी है, ये एक प्रोटीन होगा, इसका क्या होगा, ये अमीनो टर्मिनल होगा और ये क्या होगा, इसका कार्बोक्सिल टर्मिनल होगा, प्रोटीन है। अब ध्यान रखना ये टीबीपी जो है ये बेटा डीएनए के किस ग्रुप से बाइंड करता है, माइनर ग्रुप से। ये ध्यान रखना, टीबीपी डीएनए के किस ग्रुप से बाइंड करता है, माइनर ग्रुप से। और किससे बाइंड करेगा, अपने अल्फा हेलिक्स से नहीं बाइंड करता, ये क्या करता है, बीटा शीट से बाइंड करता है। क्या करता है, बीटा शीट। और वो भी कैसे बीटा शीट बनाता है, ये एंटी पैरेलल। कैसा बेटा, एंटी पैरेलल बीटा शीट टीबीपी का जाकर के डीएनए के माइनर ग्रुप से बाइंड करता है, माइनर ग्रुप से। और ये अपने आप में यूनिक है, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं आपको, स्टार बना लेना, दिमाग में अपने बैठा लेना कि केवल टाटा बाइंडिंग प्रोटीन ही ऐसी प्रोटीन है जो डीएनए के मेजर ग्रुप से नहीं बाइंड करती। किससे बाइंड करती है, माइनर ग्रुप से बाइंड करती है। और इसका अल्फा हेलिक्स नहीं बल्कि कौन सा, बीटा, और वो भी कौन सा, एंटी पैरेलल बीटा शीट जाकर के वो डीएनए के साथ क्या करता है, एसोसिएट होता है, बाइंड करता है। ये बात समझ में आई? तो बाइंडिंग समझ में आई इसकी, किस तरीके की बाइंडिंग हुई, किस ग्रुप से जाकर के बाइंड करेगा, इतनी बात क्लियर हुई ना। चलिए अब देखिए यहां पे, अब आप सपोज करो ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जो है आकर के ये बाइंड करेगी। अब मैं यहां पे इसको हटा रहा हूं, अब देखो यहां पे, अब सपोज करो यहां पे कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आकर के यहां पे बाइंड करेगी। तो यहां पे इस तरह से आप देखो, ये आकर के सबसे पहली प्रोटीन बाइंड कर गई, कौन सी, टीबीपी। कौन सी प्रोटीन है ये, टीबीपी, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। और ये किसके साथ जुड़ी हुई है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी के साथ। और इसी के साथ कौन जुड़ा हुआ है, टाटा एसोसिएटेड फैक्टर। कौन जुड़ा हुआ है, टाटा एसोसिएटेड फैक्टर। अब आप देखोगे टीबीपी आएगा, वो टीबीपी क्या करेगा, टाटा रीजन को रिकॉग्नाइज करेगा और उसके साथ क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। क्या करेगा, बाइंड करेगा। इसकी बाइंडिंग को स्टेबलाइज करेगा कौन, टाटा एसोसिएटेड फैक्टर। टाटा एसोसिएटेड फैक्टर, इसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी में दो कंपोनेंट है, टीबीपी है और लगभग 12 प्रकार के टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर हैं। ये फैक्टर क्या करते हैं, ये टीबीपी को डीएनए के उस रीजन जहां पे टाटा बॉक्स है वहां पे बाइंड करवा के उसको स्टेबलाइज करा देते हैं। ये बात क्लियर हुई, समझ में आया?
तो पहला जो स्टेप आपको ध्यान रखना है वो यही याद रखना है कि यहां पे कौन सी प्रोटीन आएगी, टीबीपी बाइंड करेगी। टीबीपी किसका कंपोनेंट है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी का। टीबीपी टाटा बॉक्स पे बाइंड करे और स्टेबलाइज हो जाए, इस बात को इंश्योर कौन करेगा, इस बात को इंश्योर करेगा टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर। और लगभग कितने प्रकार के फैक्टर होते हैं, लगभग 12 प्रकार के ये फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आए? तो पहला स्टेप आप यही ध्यान रखोगे, ठीक है। अब देखो यहां पे, इसको मैं हटाऊं, इसको हटाऊं, हमने यहां पे बताया क्या करके बाइंड कर गया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी, ठीक है ना। अब यहां पे स्ट्रक्चर आप देखो, स्ट्रक्चर दिख रहा है यहां पे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी, ये डीएनए है आपका, ठीक है। इस डीएनए पे यहां पे ये TA टाटा बॉक्स है। इस टाटा बॉक्स पे अब यहां पे आप मान लोगे कौन बाइंड कर गया है, यहां पे बाइंड कर गया है ये TBP। कौन बाइंड किया है, TBP, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन डीएनए के किस ग्रुप पे बाइंड की है बताइए हमको, मेजर ग्रुप पे बाइंड की है कि माइनर ग्रुप पे, माइनर ग्रुप पे बाइंड की है। अल्फा हेलिक्स से बाइंड की है कि बीटा से, बीटा से। पैरेलल बीटा सीट है कि एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल बीटा सीट है। ना, एंटी पैरेलल का मतलब है कि दो पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के अपोजिट ओरिएंटेशन में प्रेजेंट होती है, तो वहां पे आपका बीटा और एंटी पैरेलल बनता है, एंटी पैरेलल बीटा शीट बनता है। वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे टीबीपी है। अब इस टीबीपी के साथ आप यहां पे देख रहे हो ये किसका कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी का। किसका कंपोनेंट है बेटा, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी का। और इसी के साथ कौन प्रेजेंट है, टाटा एसोसिएटेड फैक्टर। ये टाटा एसोसिएटेड फैक्टर क्या करता है, टीबीपी को स्टेबलाइज करता है कि टाटा बॉक्स से बाइंड रहे। और ये आपका टाटा बॉक्स है, यहां पे ये +1 साइट है, +1 साइट है। और यहां पे बताया था कौन सी बटन है, 5 बटन है, ठीक है। ये 5 प्राइम है और ये क्या है 3 प्राइम, ये 3 प्राइम है और ये क्या है 5 प्राइम। अब देखो अगला जो बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आएगा वो कौन सा आके बाइंड करने वाला है। अब अगला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर देखना, अब अगला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन आने वाला है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए आएगा, ठीक है। ये बाइंड, इसका रिक्रूटमेंट होगा। रिक्रूटमेंट का मतलब है कि ये जाकर के बाइंड होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए के बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी आएगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी का क्या काम होता है, वो ए को स्टेबलाइज कराएगा, प्रमोटर रीजन पे बाइंड करवाएगा वो भी। तो आप यहां पे देखोगे, और बी का क्या काम, हाँ बी का काम यही है, इसको स्टेबलाइज कराएगा और साथ ही साथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ का रिक्रूटमेंट करवाता है। तो अगला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और कौन आने वाला है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एफ। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एफ के साथ कौन रहता है बताइए, बताइए कौन रहता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। पढ़ाया था बेटा, कौन रहता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, ठीक है ना। ये इसके साथ लगा रहता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एफ के साथ। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ का कौन सा डोमेन होता है, सीटीडी डोमेन होता है। कौन सा डोमेन होता है, सीटीडी डोमेन, कार्बोक्सिलिक टर्मिनल डोमेन। तो अब इतना यहां पे आप बाइंड करा दोगे, इतना जब बाइंड कराओगे तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो यहां पे इसको हटाऊं, अब यहां पे कुछ इस तरह से कंडीशन आप देखोगे। यहां पे ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, सॉरी टीबीपी है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी के साथ क्या है, ये TAFS, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर। फिर यहां पे कौन बाइंड कर गया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए। फिर कौन बाइंड कर गया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी बाइंड कर गया। फिर कौन बाइंड करेगा बताइए, अब यहां पे बाइंड करेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एफ। कौन बाइंड करेगा, एफ। और इसी एफ का कंपोनेंट कौन है बताइए, आरएनए, बोलिए आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, ये बाइंड कर गया। इतनी बात समझाई। अब इसके बाद जो अगला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करने वाला है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई। कौन सा बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई। नाउ द नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर which are come to bind is transcription factor E. What is the function of transcription factor E? Actually, transcription factor E is responsible for the recruitment of transcription factor H.
एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H इज द लार्जेस्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जितना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पढ़े हो ना, एमंग ऑल द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड, दैट कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड H इज द लार्जेस्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E क्या कराता है, ये E रिक्रूट करवाता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड H, इसको रिक्रूट कराता है। एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H एमंग ऑल द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड, among all the transcription factor second, all the transcription factor second, among all the transcription factor second, सभी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड की बात करो उसमें, है ना, among all the transcription factor second, it is the largest transcription factor, it is the लार्जेस्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब आप देख पा रहे हो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर स्टेप बाय स्टेप मैनर में क्या करते हैं, वो डीएनए पे जाकर के बाइंड करते हैं, प्रमोटर रीजन पे जाकर के क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। अब आप ध्यान सुनो, नॉट ओनली इट इज ए लार्जेस्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इट हैव एडिशनल प्रॉपर्टीज लाइक काइनेज प्रॉपर्टीज एंड हेलिकेज प्रॉपर्टीज। काइनेज प्रॉपर्टी और हेलिकेज प्रॉपर्टी क्या क्या है देखिए। अब यहां पे देखिए, मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के बारे में। सपोज करिए बेटा, यहां पे ये आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है, ये क्या है, ये आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम है। सुनो, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का ये कौन सा टर्मिनल है बताइए, सीटीडी डोमेन है। कौन सा है, सीटीडी, कार्बोक्सिलिक टर्मिनल डोमेन। इस कार्बोक्सिलिक टर्मिनल डोमेन में 7 अमीनो एसिड स्पेसिफिकली लगी रहती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, YS PTS PS। क्या बोलते हैं, YS PTS PS, जिसमें से इस S का मतलब क्या है, सेरीन। इस S का मतलब क्या है, सेरीन। ये S क्या है आपका, सेरीन है। Y क्या है, टायरोसिन है। P क्या है, प्रोलीन है। T क्या है, थ्रियोनिन है। P प्रोलीन है। ये फिर यह क्या है, सेरीन है। तो आप यहां पे देखिए, ये सुनिएगा ध्यान से, क्या सीक्वेंस लिखा मैंने, YS PTS PS। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, इसीलिए इसको बोलते हैं हेप्टेट। क्या बोलते हैं, हेप्टेट सीक्वेंस। 7 है इसलिए क्या बोलते हैं इसको, हेप्टेट सीक्वेंस। ये हेप्टेट सीक्वेंस कहां प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक टर्मिनल डोमेन ऑफ आरएनए पॉल सेकेंड। कहां प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक टर्मिनल डोमेन ऑफ आरएनए पॉल सेकेंड, वहां पे प्रेजेंट है। क्या नाम है इसका, YS PTS PS। यहां पे ये पहला अमीनो एसिड है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। दूसरे पे क्या है, सेरीन है। दूसरे पे क्या है, सेरीन है। पांचवे पे क्या है, सेरीन है। दूसरे और पांचवे पे क्या दिख रहा है आपको, सेरीन है। इन्हीं के इंपॉर्टेंस है, सेरीन दूसरा और जो पांचवा है आरएनए पॉलीमरेज में, इसी का इंपॉर्टेंस आपको देखना है। इतनी बात समझ में आई नहीं है, बोलो, देख लो पहले, बताओ कोई दिक्कत हो तो इसमें। देखो, YS PTS PS, ये आपको कहां देखने को मिल रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है कार्बोक्सिलिक टर्मिनल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। एक्चुअली आप ये देखोगे, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की जो एक्टिविटी है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी रेगुलेट की जाती है, रेगुलेटेड होती है, रेगुलेटेड बाय फास्फोराइलेशन, regulated by phosphorylation on CTD domain, CTD domain which have consensus sequence, which has a consensus sequence of heptate, जिसका नाम क्या है, YS PTS PS। ये कंसेंसस सीक्वेंस होते हैं। कंसेंसस सीक्वेंस क्या होते हैं, कुछ
स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। अब ये आपके यहां पे प्रेजेंट है। अब आप देखिए यहां पे दूसरे सेरीन और 5वें नंबर पे सेरीन है। यही दोनों सेरीन पे क्या लगेगा? फास्फेट ग्रुप लगेगा, मतलब इसका फास्फोराइलेशन होगा। तो आप यहां पे देखिए, यहां पे देखिएगा, ये बात समझ में आई है? क्लियर है इतना? बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बेटा मैं ये कह रहा हूं, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम अपना काम करे, उसके काम की गतिविधि को रेगुलेट किया जाएगा। रेगुलेशन कैसे होगा? कि उसके कार्बोक्सिलिक टर्मिनल डोमेन पे जो ये सातों अमीनो एसिड लगे हुए हैं, 7 लगे, इसलिए इसको हेप्टेट सीक्वेंस कहते हैं। नाम है YSPTSPS, जिसमें से दूसरा सेरीन है, 5वां सेरीन है। ये दूसरे और 5वें सेरीन पे क्या होता है? फास्फोराइलेशन। मैंने लिखा है ना, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड इज रेगुलेटेड बाय द फास्फोराइलेशन ऑन कहां पे? CTD डोमेन, कार्बोक्सिलिक टर्मिनल डोमेन, which have a consensus sequence of हेप्टेट, दैट इज द YSPTSPS। ये सीक्वेंस आपका यहां पे रिपीट होता है, ठीक है? ये आपका रिपीटेड सीक्वेंस आप देखने को मिलता है और इसी पे फास्फोराइलेशन होता है। फास्फोराइलेशन होगा तभी आरएनए पॉलीमरेज अपना काम इफिशिएंटली कर पाएगा। और सबसे पहला फास्फोराइलेशन कहां होता है? फास्फोराइलेशन का मतलब है कि द एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप, द एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप का एडिशन ही क्या कहलाता है? फास्फोराइलेशन। तो आप यहां पे ध्यान से सुनिएगा कि जो सेकेंड सेरीन है, इस पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड H क्या करता है? फास्फेट लगवा देता है। अपने किस प्रॉपर्टी से? काइनेज प्रॉपर्टी से। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड के पास काइनेज प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? काइनेज प्रॉपर्टी। और काइनेज की प्रॉपर्टी की वजह से ये इस पे क्या करता है? फास्फेट लगवाता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड H के पास एक और प्रॉपर्टी होती है, दैट इज द हेलिकेज एक्टिविटी। हेलिकेज एक्टिविटी भी होती है। कौन सी एक्टिविटी होती है? हेलिकेज एक्टिविटी। हेलिकेज एक्टिविटी इज यूज फॉर अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए। डीएनए को अनवाइंड करने में इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। और काइनेज प्रॉपर्टी से हम क्या करते हैं? आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के कार्बोक्सिलिक टर्मिनल डोमेन पे प्रेजेंट जो सेकेंड अमीनो एसिड है, दैट इज द सेरीन, उसका क्या होता है? फास्फोराइलेशन। तो जब सेकेंड अमीनो एसिड सेरीन जो प्रेजेंट है उसका फास्फोराइलेशन होगा तो क्या होता है? सेकेंड सेरीन फास्फोराइलेशन इज यूज्ड एज द लैंडिंग पैड। लैंडिंग पैड के तौर पे यूज किया जाता है एंजाइम के लिए। कौन कौन से एंजाइम के लिए? ऐसे एंजाइम जो इंट्रॉन की स्प्लाइसिंग में काम करते हैं। इंट्रॉन स्प्लाइसिंग का मतलब है कि द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन फ्रॉम द mRNA. Intron is the non-coding sequences, intervening sequences between exon. Exon के बीच में intervening sequences होते हैं, non-coding sequences होते हैं। इनको निकालने के लिए जो एंजाइम यूज किए जाते हैं, उसके लिए लैंडिंग पैड के तौर पे काम करेगा। कब करेगा? जब सेकेंड सेरीन का क्या होगा? फास्फोराइलेशन। और किस चीज में काम करता है ये? और काम करता है 3' पॉलीएडिनाइलेशन। आप जानते हैं कि जब यूकैरियोट का एमआरएनए बनता है तो उस पे 5' पे कैपिंग होती है। मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा। 5' पे कैपिंग होती है और 3' पे क्या होता है? पॉलीएडिनाइलेशन। पॉलीएडिनाइलेशन अपने आप ऐसे नहीं हो जाता है। पॉलीएडिनाइलेशन को कराने के लिए एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं और ये एंजाइम तभी पॉलीएडिनाइलेशन कराने आएंगे जब आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का सेकेंड सेरीन क्या होगा? फास्फोराइलेटेड होगा, तभी आएंगे। और तभी ही इंट्रॉन स्प्लाइसिंग के एंजाइम भी आएंगे। ये क्लियर हुआ? इसके बाद आप ध्यान से सुनो, 5th सेरीन पे फास्फोरिलेशन से क्या होगा? इस पे फास्फोरिलेशन कौन करता है? देखो बेटा, कार्बोक्सिलिक टर्मिनल डोमेन पे जो 5वां सेरीन है, इसके ऊपर फास्फोराइलेशन होता है। कौन करवाता है? पॉजिटिव ट्रांसक्रिप्शन इलांगेशन फैक्टर सेकेंड बी। याद रखना इसका नाम, पॉजिटिव, P फॉर पॉजिटिव, ट्रांसक्रिप्शन इलांगेशन फैक्टर सेकेंड बी। ये आता है और ये क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के CTD डोमेन पे प्रेजेंट 5वां सेरीन उस पे फास्फोराइलेशन करेगा। और जब 5वां सेरीन फास्फोराइलेट होता है तो क्या होता है? 5वां सेरीन फास्फोराइलेट होगा तो ये जरूरी होता है
प्रमोटर क्लियरेंस के लिए, मतलब आरएनए पॉलीमरेज लीव द प्रमोटर एंड मूव टुवर्ड्स द डाउनस्ट्रीम आरएनए पॉलीमरेज आए, तभी आप देखोगे कि यहां पे ट्रांसक्रिप्ट बनना स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब एक ट्रांसक्रिप्ट दिखे आपको, बनना स्टार्ट हो, इसके लिए जरूरी है कि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर को लीव करके डाउनस्ट्रीम मूव करे, और डाउनस्ट्रीम मूव करना ही क्या कहलाता है, प्रमोटर क्लियरेंस। और ये तब होगा जब पांचवां सेरीन आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का जो सीटी डोमेन पे प्रेजेंट है वो फास्फोराइलेट हो, तभी ये होगा। और दूसरा क्या होगा, 5 प्राइम कैपिंग एंजाइम। मैंने बताया कि आरएनए जब बनेगा तो उसपे 5 प्राइम पे कैपिंग होगी, और कैपिंग जैसे पॉलीएडेनाइलेशन बिना एंजाइम के नहीं होगा, वैसे 5 प्राइम कैपिंग भी बिना एंजाइम के नहीं होगा। तो 5 प्राइम कैपिंग के लिए एंजाइम यहां पे आके लगे ताकि इस पे 5 प्राइम कैप हो, इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि पांचवां सेरीन आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का फास्फोराइलेट हो। तो पांचवें सेरीन के फास्फोरिलेशन से दो फंक्शन है, प्रमोटर क्लियरेंस एंड रिक्रूटमेंट ऑफ 5 प्राइम कैपिंग एंजाइम। ओके, और सेकंड सेरीन पे फास्फोरिलेशन से क्या फंक्शन है, सेकंड सेरीन फास्फोरिलेशन एक्ट एज ए लैंडिंग पैड for the enzyme involved in intron splicing and 3 prime polyedenylation। इतनी बात समझ में आई? बोलो बेटा, आई समझ में? अब इतना आप देखोगे, इसके बाद फिर आपका यहां पे आके बाइंड कर जाएगा। इतना हो गया होगा ना, क्लियर हो गया? अब देखो, इरेज कर दे रहा हूं। यहां पे आपका डीएनए है, डीएनए, इस डीएनए पे ये टाटा बॉक्स है, टाटा बॉक्स पे ये टीबीपी है, टीबीपी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी के साथ ट्रांसक्रिप्शन एसोसिएटेड, ये टाटा बाइंडिंग एसोसिएटेड फैक्टर ये है, यहां पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ए, यहां पे सेकेंड बी, समझे कि नहीं? बी के बाद यहां पे क्या आएगा, एफ आएगा, एफ आएगा, सेकेंड एफ, और एफ के साथ क्या प्रेजेंट है, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। अब यहां पे जो वाईएस पीटीएस पीएस है, अब यहां पे ये फास्फोरिलेशन हुआ होगा, और यहां पे भी क्या होगा, फास्फोरिलेशन हुआ होगा। अब सब कुछ यहां पे हो गया है, और यहां पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच भी तो बाइंड है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच बाइंड है, ये एच है, ये बाइंड है। अब इसके बाद यहां पे क्या है, ये +1 रीजन है, और यहां पे क्या है, 5 बटन है, ये 5। अब ये आपका देखो आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, अब आगे की तरफ बढ़ेगा, लेकिन उसके पहले यहां पे डीएनए क्या हो जाएगा, अनवाइंड होगा। तो जब अनवाइंड होगा तो मैं सब हटा के इस तरह से दिखा दे रहा हूं। अनवाइंड किस तरह से होगा, अनवाइंड का मतलब है कि डीएनए आपका ये इस तरह से, ये इस तरह से हो गया, सारे के सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बने होंगे।